नमस्कार मित्रों। इंडिया इन ओलंपिक्स की सीरीज़ को आज से हमने शुरू किया है। आज से लेके और जितने ओलंपिक्स में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है उसे एक एक वीडियो लेक्चर में बहुत माइन्यूटली हम लोग क्लियर करते चलेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो इस लेक्चर में आज अनाउंस करने की है, आज से प्रत्येक टॉपिक के अंत में हम लोग 5 प्रश्न डाला करेंगे और उन 5 प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो के अंदर मिलेगा। इन 5 प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। अगर आपको इन वीडियो सॉल्यूशन के अंदर या इस वीडियो लेक्चर के अंदर इन 5 प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता है तो इस सीरीज के अगले भाग में उन 5 प्रश्नों का उत्तर हम लोग आपको सीधा सीधा बता देंगे, जिससे आपका दोहरा फायदा होगा। एक तो सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा कवर होगा, साथ ही साथ आपके पास 5 ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न आते जाएंगे जो एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए, ये 3 छोटे छोटे से कुछ शब्द टिमटिमा रहे हैं, इनको कर लीजिए आप। एक उंगली क्या कह रही है, ऊपर क्या कह रहा है और साइड में क्या कह रहा है, यह करना बहुत जरूरी है। इंडिया इन ओलंपिक्स, देखिए सबसे पहला ओलंपिक जो हम शुरू कर रहे हैं वह सन 1900 का ओलंपिक था जो पेरिस के अंदर आयोजित हुआ था। दूसरा ओलंपिक था, लेकिन सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी जो है वो इसी ओलंपिक के बारे में विद्यार्थियों को है कि नॉर्मन जी पर्चार्ड कौन था, क्या ये मेडल इंडिया के थे या नहीं थे। इन्हीं सारे प्रश्नों को आज के इस टॉपिक के अंदर मैं कवर करता हूँ। आपका भरत सिंह गुर्जर। सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर जरूर कर दें। तो देखिए, बात उस दौर की है जब आधुनिक ओलंपिक नए नए शुरू हुए ही थे और पहला ओलंपिक का आयोजन सन 1896 में एथेंस के अंदर आयोजित किया गया था। एथेंस, चूंकि वहां से प्राचीन ओलंपिक खत्म हुए थे, इसलिए लोगों का रुझान एथेंस के अंदर तो था। वहां बहुत से लोग यूनान के देखने आए, लेकिन जैसे ही दूसरा ओलंपिक पेरिस के अंदर आयोजित किया गया, दर्शकों की संख्या एकदम से कम हो गई, खिलाड़ियों की संख्या एकदम से कम हो गई, क्योंकि फ्रांस के अंदर ओलंपिक खेलों का कोई ज़्यादा क्रेज नहीं था और तब ये आज की तरह उतने फेमस भी नहीं थे कि लोग टिकट्स लेकर इनको देखने आए। तो आयोजकों के सामने बड़ा संकट हो गया। दूसरा ओलंपिक क्यूबर्टिन की पहल पर पेरिस, फ्रांस के अंदर आयोजित किया गया। क्यूबर्टिन आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता कहलाते हैं। बैरन पियर डी क्यूबर्टिन फ्रांसीसी नागरिक थे और पर्शिया से जब फ्रांस युद्ध में हार गया था तो उसी युद्ध के हार का बदला लेने के लिए इन्होंने अपने देश के नागरिकों के अंदर ऐसी कोई चीज जगाने की सोची जिसे पैशन पैदा कर सके। तो इन्होंने उस प्राचीन ओलंपिक के बारे में सुना था, जिस प्राचीन ओलंपिक में यूनान के लोग तन मन से और पूर्ण समर्पण के साथ भाग लेते थे और देश की प्रतिष्ठा के लिए लड़ते थे। तो क्यूबर्टिन ने भी कुछ ऐसा ही सपना देखा और अपने देश के अंदर या अपनी पहल के आधार पर पूरे विश्व में ऐसा ही एक ओलंपिक सम्मेलन शुरू किया। मैं स्पष्ट कर दूं, हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड पुराने वीडियो आपको ऊपर जो आई बटन आ रहा है इसके अंदर आता रहेगा। आप इन्हें देखकर इससे लिंकअप भी कर सकते हैं, यह वीडियो उनके साथ लिंकअप करता है। तो जब क्यूबर्टिन ने इन्हें शुरू किया तो वह सबसे पहले इसे पेरिस में शुरू करना चाह रहा था, लेकिन लोग इसे एथेंस के अंदर लेकर चले गए। दूसरा ओलंपिक जब हुआ, दूसरे ओलंपिक के अंदर 29 देशों ने भाग लिया, लेकिन समस्या क्या थी कि इसी ड्यूरेशन में फ्रांस के अंदर बहुत बड़े 2 समर फेस्टिवल्स भी हुआ करते थे। लोग समर फेस्टिवल्स के अंदर गाने बजाने नाचने इनके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते थे, बनिस्पत इसके कि वो लोग किसी खेल प्रतियोगिता के अंदर भाग लें। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि नाम मात्र की संख्या में दर्शक देखने आए। जब नाम मात्र की संख्या में दर्शक देखने आए, चूंकि तब ओलंपिक्स में सभी देश पहुंच भी नहीं पाते थे, तो केवल 29 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। अब 29 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया तो ऐसा नहीं है कि प्रत्येक देश से 100 सवा 100 तो खिलाड़ी आ गए, किसी देश से 2 आए, किसी से 1 आए। तब तक धनवान लोग ही अपनी खर्चे पर यात्रा करके ओलंपिक में भाग लेने जाते थे, इसलिए बहुत कम लोग भाग ले पाए। बात आती है कि क्या भारत ने उस ओलंपिक्स के अंदर भाग लिया था। देखिए, भारत कैसे भाग लेगा, भारत तो तब तक गुलाम था, ब्रिटिश उसके ऊपर राज करते थे और यह बात है सन 1900 की। तब तक तो भारत पूर्णतः एक तरह से स्वतंत्र होने की लड़ाई भी शुरू नहीं कर पाया था। तो भारत उस वक्त ब्रिटिश राज्य के अंदर या ब्रिटिश एम्पायर के अंदर था, भारत गुलाम देश था। साथ ही एक चीज और हमें क्लियर करनी है कि ओलंपिक का एक नियम है
कि ओलंपिक के अंदर वही देश भाग लेगा जिसके अंदर उसकी एक स्वतंत्र ओलंपिक कमेटी हो। जैसे अब वर्तमान में क्या है, भारतीय ओलंपिक समिति, इसके अंदर सरकार किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। इनका स्वयं का एक संविधान होता है, स्वयं की एक लेजिस्लेटिव बॉडी, चुनी हुई संस्था होती है जो स्वयं संविधान के अनुसार उस कार्यकलाप को लागू करती है। सरकार की यह बाध्यता होती है कि वह इस ओलंपिक कमेटी को धन, संसाधन आदि मुहैया कराए, क्योंकि खेलों को बढ़ावा देना सरकार का ही काम होता है। तो तब तक भारत ब्रिटिश इंडिया कहलाता था और भारत के अंदर क्या था कि ओलंपिक कमेटी थी ही नहीं। अब चूंकि क्यूबर्टीन आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता थे, इनका ओलंपिक्स के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव था और ओलंपिक में सब कुछ इन्हीं की चलती थी। ये तत्कालीन ओलंपिक के महासचिव हुआ करते थे, कमेटी के, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के महासचिव 27 साल तक रहे थे। बहुत लंबा कार्यकाल इनका चला था। जब कभी आधुनिक ओलंपिक्स की बात आएगी या क्यूबर्टीन के ऊपर हमारा लेक्चर होगा तो मैं आपको क्यूबर्टीन के बारे में बहुत सारी चीज़ें बहुत इत्मीनान से, बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा। अब देखिए, मैं यहाँ क्यूबर्टीन के बारे में इतना क्यों बता रहा हूँ, वह इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी हमने बात करी कि कितने ओलंपिक के अंदर, इस ओलंपिक के अंदर कितने देशों ने भाग लिया, 29 देशों ने। और एक नियम क्या मैंने बताया कि भारत गुलाम था, भारत ब्रिटिश इंडिया में था और भारत की ओलंपिक कमेटी भी नहीं थी। लेकिन चूंकि क्यूबर्टीन को ओलंपिक फेमस करना था, ओलंपिक में दर्शकों का टोटा हो रहा था, ओलंपिक में खिलाड़ी बहुत कम थे, तो इसने क्या किया कि 12 इवेंटों के अंदर मिक्स्ड देशों की टीम उतार दी। मान लीजिए कोई खिलाड़ी फ्रांस का, कोई जर्मनी का, कोई अमेरिका का, 4 खिलाड़ी मिले और इन्होंने एक रिले रेस की टीम बनाई और उसमें कॉम्पीट कर गई। यह भी आपको ओलंपिक के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं है। तब की बात कर रहे हैं जब ओलंपिक शुरुआती दौर में था, स्ट्रगलिंग दौर के अंदर था, और तब इनको कैसे भी करके ओलंपिक को बढ़ावा देना था। तो क्या है कि इन्होंने 12 इवेंट्स में मिक्स देशों की टीम उतार दी। अब ऐसे ही भारत का भी नाम ओलंपिक से कैसे जुड़ा, स्पष्ट कर लेते हैं। सबसे ज्यादा जो विद्यार्थियों में कंफ्यूजन होता है वह इसी ओलंपिक को लेकर होता है। दूसरा जो कंफ्यूजन होता है वह होता है कि भारत ने आधिकारिक रूप से किस ओलंपिक से भाग लेना शुरू किया। तो देखिए, अगला जो ओलंपिक आएगा मैं उससे स्पष्ट कर दूंगा कि भारत ने किस ओलंपिक से भाग लेना शुरू किया। क्या वह 1900 का ओलंपिक था या कोई और ओलंपिक था। तो हमें सबसे पहले तो यह मालूम करना है कि केवल किताब में छपे हुए मटेरियल के आधार पर आपको एग्जाम को अटेंड नहीं कर लेना है, उसकी गहराई तक जाइए। किताबें तो आज की डेट में कट कॉपी पेस्ट चल रहा है, एक भेड़चाल चली हुई है। पब्लिशर्स किताब छापते हैं, 200 रुपए की वैल्यू होती है, 50% कमीशन देते हैं, 100 रुपए की किताब आपको मिल जाती है। मार्केट में जाइए, एक विषय के ऊपर आपको 1000 किताब मिल जाएगी। एक सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी का लक्षण क्या है। एक सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी को सबसे पहले यह पता होना चाहिए, यह तो सबको पता होता है कि क्या पढ़ना है। फिजिकल एजुकेशन है तो फिजिकल एजुकेशन की किताबें पढ़नी है। सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी वो है जिसे ये पता हो कि क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि गलत मटेरियल अगर आप पढ़ेंगे तो आपके ऊपर वही इम्पैक्ट छपेगा और आप गलत चीज एग्जाम के अंदर सॉल्व करके आएंगे। तो 200 ऐसी किताबें, मैं यहाँ किसी का नाम नहीं ले सकता क्योंकि पॉलिसीज हैं, लेकिन जिनके अंदर सन 1900 के ओलंपिक में भारत को पदक विजेता बताया गया है, नॉर्मन जी प्रचार्ड को भारत का खिलाड़ी बताया गया है। इवन 2 बुक्स के अंदर तो भारत की 17वीं रैंक तक दर्शा दी गई है। अब प्रश्न ये उठता है जो नेट, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान जैसे उच्च स्तरीय एग्जाम के अंदर आता है कि क्या वास्तव में सन 1900 के ओलंपिक में भारत ने जो पदक जीते थे वो भारत के नाम दर्ज हैं या किसी और देश के नाम दर्ज हैं। तो इसे हम लोग क्लियर कर लेते हैं। यह कंट्रोवर्सी जिस व्यक्ति से जुड़ी हुई है उस व्यक्ति का नाम था नॉर्मन जी प्रचार्ड, नॉर्मन गिलबर्ट प्रचार्ड। अब यह ब्रिटिश सेना में अफसर थे जो तत्कालीन भारत का गुलाम भारत था, उसमें जो ब्रिटिश फौज आई हुई थी उस ब्रिटिश फौज में अफसर थे और कर्नल की रैंक के ऊपर सुशोभित थे। लेकिन मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं, जब इन्होंने उस ओलंपिक के अंदर भाग लिया तो एथनिसिटी जैसे हमारे यहाँ क्या होती है, नेशनलिटी ऐसे ही जब ओलंपिक शुरू हुए थे तो आधुनिक ओलंपिक के आयोजकों के पास बहुत सारे नियम नहीं थे। वो प्राचीन ओलंपिक की शब्दावली, प्राचीन ओलंपिक की चीजों को लेकर ही चल रहे थे। तो वहां उन्होंने नेशनलिटी शब्द का प्रयोग नहीं किया, वहां उन्होंने एथनिसिटी शब्द का प्रयोग किया। नॉर्मन जी प्रचर्ड की जो एथनिसिटी लिखी हुई है
वह आज भी ओलंपिक कमेटी के पास ब्रिटिश लिखी हुई है। इसका मतलब इन्होंने उसको ब्रिटिश नागरिक माना। तो बात ये आती है कि जब ब्रिटिश नागरिक मान ही लिया तो समस्या खत्म हो जानी चाहिए। अब ये समस्या खत्म इसलिए नहीं हुई क्योंकि नॉर्मन जी पर्चर्ड का जो जन्म है वह कलकत्ता के अंदर हुआ था। कोलकाता भारत के अंदर था और 23 जून 1875 को हुआ। 23 जून इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि 23 जून 1894 को 23 जून 1892 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के संदर्भ में गठन की घोषणा की गई थी। 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे भी मनाया जाता है। 23 जून को फ्रांस के एक एथलेटिक क्लब के अंदर 15 आदमियों ने मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की स्थापना करी, जिसके अंदर पेरेन पियर डी क्यूबर्टीन तो उसके महासचिव बने और जो फ्रांस के दिमित्रास थे वह उसके चेयरमैन बने। ठीक है, तो इस तरह से आईओसी के गठन की जो है वह प्रक्रिया शुरू की गई थी। अब नॉर्मन जी पर्चर्ड का जन्म तो भारत में हुआ लेकिन उनकी मृत्यु अमेरिका के अंदर हुई और ये सारा विवाद जो है वो नॉर्मन जी पर्चर्ड से जुड़ा हुआ है कि वास्तव में नॉर्मन जी पर्चर्ड ने अपने भारत के खाते में पदक दर्शाए या ब्रिटेन के खाते में दर्शाए। स्पष्ट कर लेते हैं अभी हम लोग। तो जैसा कि हमने बताया कि ब्रिटिश फौज के अंदर नॉर्मन जी पर्चर्ड जो थे वो अफसर के रैंक पर थे। फुटबॉल इनका पैशन था, फुटबॉल ये खेलते थे और इन्हें पहला ऐसा ब्रिटिश अफसर होने का सौभाग्य प्राप्त है जिसने फुटबॉल खेल के अंदर तिकड़ी बनाई, मतलब 3 गोल एक साथ किए। अब नॉर्मन जी पर्चर्ड के साथ ही साथ यह भी एक चीज और स्पष्ट है कि वो आईएफए के 1900 से लेकर 1902 तक सचिव भी रहे। आईएफए बंगाल की एक फुटबॉल संस्था थी जो संपूर्ण भारत के अंदर उस वक्त फुटबॉल का संचालन करती थी। अब यह काम जो है वो एआईएफएफ करता है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन करता है। यह काम आईएफए नहीं करती है। आईएफए शील्ड के नाम से एक प्रतियोगिता होती है। तो नॉर्मन जी पर्चर्ड इतने बढ़िया फुटबॉल के खिलाड़ी थे कि उन्होंने पहले ब्रिटिश अफसर थे जिन्होंने फुटबॉल के अंदर तिकड़ी बनाई। साथ ही साथ 3 साल तक आईएफए के सचिव के बतौर भी उन्होंने काम किया था। यही कारण था कि फुटबॉल खेलने की वजह से बेसिक स्पीड उनके अंदर थी, जिससे ओलंपिक्स के स्पीड इवेंट्स के अंदर उन लोगों ने भाग लिया और जीत भी दर्ज करी। सन 1900 की बात है। पर्चर्ड छुट्टियां मनाने के लिए इंग्लैंड गए क्योंकि इंग्लैंड उनका माता पिता का जन्म वहीं पर हुआ था। तो जब वो वहाँ घूमने गए, ये सारा जो सोर्स है आपको जर्नल ऑफ ओलंपिक हिस्ट्री 2000 के अंदर स्पष्ट तौर पर मिलेगा। जर्नल ऑफ ओलंपिक हिस्ट्री सन 2000 के अंदर 12 जून सन 1900 को वो लंदन के एक एथलेटिक क्लब के अंदर गए। वहाँ पर जब उनका चूंकि ब्रिटिश सेना के अंदर अफसर थे तो ओहदा था, तो उस क्लब के अंदर वो जब गए तो ऐसे ही वहाँ पर एक एसोसिएशन का गठन किया जा रहा था। नॉर्मन जी पर्चर्ड को भी यह ऑफर किया गया कि आप इस क्लब के कुछ मेंबर बनना चाहेंगे, क्योंकि डोनेशन बेस्ड था। नॉर्मन जी पर्चर्ड के पास पैसे की कमी थी नहीं, उन्होंने एक पर्टिकुलर जो है पैसा डोनेट कर दिया और उनको 12 जून 1900 को लंदन के एथलेटिक क्लब का सदस्य चुन लिया गया। असली कहानी यहीं से शुरू होती है। जैसे ही उनको सदस्य चुना गया तो अनाउंस किया गया कि कल एक विशेष आयोजन इस लंदन एथलेटिक क्लब के अंदर होने वाला है। जितने भी लोग इस क्लब से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं वो कल आए। अब वो क्या था, वो अगले दिन एक इवेंट होने वाली थी, जिस इवेंट को ब्रिटिश एथलेटिक एमेच्योर एसोसिएशन के बढ़ावे से जोड़ा गया। ब्रिटिश एथलेटिक एमेच्योर एसोसिएशन के बढ़ावे से जोड़ा गया। अगले दिन सुबह सुबह सभी लोग जब मैदान के ऊपर पहुंचे तो नॉर्मन जी पर्चर्ड भी आ गए थे, क्योंकि बेसिकली वो फुटबॉल के खिलाड़ी थे तो उन्हें कोई हेजिटेशन था ही नहीं। तो जब वो आए तो वहां पर 3 दौड़ें हुई, एक 440 गज की, एक 120 गज की, एक 100 गज की। अब इन दौड़ों के अंदर नॉर्मन जी पर्चर्ड भी दौड़े और 1897 का एमेच्योर एथलेटिक एसोसिएशन, ब्रिटिश एमेच्योर एथलेटिक एसोसिएशन का वर्तमान चैंपियन भी दौड़ा। पर्चर्ड की स्पीड इतनी तेज थी कि उसने तीनों दौड़ों में उस चैंपियन को हरा दिया। अब हरा दिया तो बहुत जबरदस्त वहां पर हाहाकार मच गया कि भारत की सेना से आया हुआ, ब्रिटिश सेना थी, भारत से आया हुआ ब्रिटिश सेना का अफसर जो बेसिकली एक फुटबॉल का खिलाड़ी है और उसने दौड़ के चैंपियन को, वो भी इंग्लैंड ब्रिटिश दौड़ के चैंपियन को हरा दिया। तो नॉर्मन जी पर्चर्ड तो देखिए घूमने के लिए आया था। इस प्रक्रम के 3-4 दिन बाद ही वह पेरिस घूमने के लिए चला गया, क्योंकि उसे खेलों से बड़ा लगाव था। बेसिकली वो एक सॉकर प्रमोटर भी था, क्योंकि वो फुटबॉल का खिलाड़ी था ना, तो सॉकर प्रमोटर था। तो उसका ये काम था, उसने सोचा कि भाई उस ओलंपिक के अंदर एक खास बात और थी
कि पहली बार फुटबॉल को बतौर डेमोस्ट्रेशन गेम शामिल किया गया था। तो नॉर्मन जी प्रचंड का मुख्य उद्देश्य फुटबॉल खेल को ओलंपिक्स में अलग अलग देशों की टीमों को खेलते हुए देखना था। सॉकर प्रमोटर था। फुटबॉल को पहली बार एक प्रदर्शन गेम के बतौर, एक डेमोस्ट्रेशन गेम के बतौर सन 1900 के ओलंपिक में शामिल किया गया, प्रदर्शन खेल के तौर पर, कि इसका डेमोस्ट्रेट किया जाएगा। तो ये देखने के लिए नॉर्मन जी प्रचंड लंदन से घूमता हुआ कहाँ चला गया? पेरिस चला गया, और यही हिस्ट्री वहाँ क्रिएट हो गई। तो वह यह देखने गया, पेरिस पहुंच गया। पीछे पीछे क्या हुआ? इंग्लैंड की टीम भी जो थी वो भी वहां पहुंच गई। और आपको ये पता है कि उस वक्त नाम मात्र के देश आए थे, 29 देश आए थे, बहुत कम खिलाड़ी थे। क्यूबर्टीन चिंतित था कि कहीं ओलंपिक बंद तो नहीं हो जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। बहुत कम खिलाड़ी आए। 2 दिन तक आयोजकों ने इंतजार किया कि आ जाएं आ जाए, कोई नहीं आया। तो खिलाड़ियों के कम आने की वजह से उन लोगों के सामने चिंता हुई। समर फेस्टिवल भी चल रहा है, लोग भी नहीं आ रहे। तो क्या किया? क्यूबर्टीन ने समिति की एक बैठक ली और एक दिमाग लगाया। उसने क्या किया? ऑल ओपन कैटेगरीज कर दी। ऑल ओपन कैटेगरीज के अंदर क्या होता है कि कोई भी आए और किसी भी स्पर्धा में भाग लेके चला जाए, जरूरी नहीं है कि वह किसी देश की टीम के अंदर आया हुआ हो। तो यह बहुत अच्छा काम हुआ। प्रिचर्ड तो चूंकि बेसिकली 15 दिन पहले ही इंग्लैंड के चैंपियन को हराकर आए थे, जोश से भरे हुए थे, फुटबॉल मैच वो देख ही रहे थे। अब वो देखने तो फुटबॉल आए थे, लेकिन फुटबॉल के अंदर टीम्स पार्टिसिपेट करती है, तो प्रिचर्ड की तो कोई टीम थी नहीं। तो उन्होंने ऐसे ही मजे मजे के अंदर कुछ इवेंट्स के अंदर नाम लिखा दिया। और जब इवेंट्स में नाम लिखाया तो देखिए, आज की डेट में आप याद कीजिए, कोई एथलेटिक प्रतियोगिता होती है तो एथलेटिक प्रतियोगिता अकेला आदमी तो कराता नहीं है। कुछ लोग अनाउंस करते हैं, कुछ लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, कुछ लोग रिजल्ट तैयार करते हैं। ऐसे ही अलग अलग इवेंट पे रजिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग लोग बैठे हुए थे। मजे की बात यही है, जब वो बैठे हुए थे तो देखिए, जब प्रचंड 100 मीटर की दौड़ दौड़ने के लिए गए तो वहां उनसे पूछा गया कि फ्रॉम वेयर आर यू बेसिकली बिलोंग्स, आप मूल रूप से कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो उन्होंने कहा कि बेसिकली मैं ब्रिटिश हूँ, क्योंकि मेरे मदर फादर वहीं से आए हैं। तो वहाँ पर जो एफिलिएशन, जिसे अभी हमने एथनीशियन भी कहा था, जिसे हम लोगों ने नेशनलिटी भी कहते हैं, ब्रिटिश लिख दिया गया। 110 मीटर हडल में जब वह दौड़ने गया तो वहां उससे पूछा गया कि फ्रॉम वेयर टू यू आर बिलोंग, आप कहां से बिलोंग करते हैं? चूंकि प्रचंड का जन्म जो है वो भारत में हुआ था, ब्रिटिश सेना में वो फौज में नौकरी कर रहे थे, अफसर की रैंक पे थे और भारत से ही छुट्टी मनाने आए थे। तो उन्होंने कहा कि मैं भारत से हूं। तो 100 मीटर हडल रेस के अंदर, सॉरी 110 मीटर हडल रेस के अंदर उसका नाम जो है वो इंडियन एफिलिएशन से कर दिया गया। यही विवाद का कारण रहा, क्योंकि इंडिया की टीम तो उसके अंदर पार्टिसिपेट करने नहीं आई, लेकिन आईओसी के इतिहास में रजिस्टर्ड हो गया। एक रेस में क्या रजिस्टर्ड हो गया? ब्रिटिश। दूसरी रेस में क्या रजिस्टर्ड हो गया? इंडियन। लेकिन बड़े ही मजे की बात यह रही कि जिस रेस में वो इंडियन रजिस्टर्ड हुए, उस रेस में उन्होंने सिल्वर मेडल जीत लिया। अब ये कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा चली, जिसको हम आगे सुलझाते हैं। बड़ा ही कॉमन प्रश्न आता है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि कुल कितने इवेंट्स के अंदर नॉर्मन जी प्रचंड ने भाग लिया था? तो देखिए, स्पष्ट कीजिए, कुल 5 इवेंट के अंदर नॉर्मन जी प्रचंड ने भाग लिया था। वो इवेंट कौन कौन से थे? सभी ट्रैक इवेंट थे। सभी ट्रैक इवेंट्स के अंदर रनिंग इवेंट थे। रनिंग इवेंट कौन कौन से थे? 60 मीटर दौड़, 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़, 100 मीटर हडल और 200 मीटर हडल, ये उसके इवेंट थे। इन्हीं इवेंट्स के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और इन्हीं 5 इवेंट्स में से 2 इवेंट के अंदर उन्होंने मेडल भी जीते थे। उन्हें मैं कहूँ यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि कई एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि नॉर्मन जी प्रचंड ने कुल कितने इवेंट्स के अंदर भाग लिया था या कुल कितने मेडल जीते थे। यह बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बन जाता है अपने आप में। इन 5 इवेंट्स में से 2 इवेंट के अंदर नॉर्मन जी प्रचंड ने मेडल जीते। देखिए, 60 मीटर रेस के अंदर वह हीट से ही बाहर हो गया था। 100 मीटर की जो दौड़ थी उसके अंदर वो सेकंड हीट से बाहर हो गया था। 200 मीटर रेस के फाइनल में वो पहुंचा और 22.8 सेकंड का समय निकालते हुए 22.8 सेकंड का समय निकालते हुए सिल्वर मेडल जीता। 200 मीटर हर्डल के भी वह फाइनल के अंदर पहुंचा और 25.9 सेकंड का समय निकालते हुए उसने सिल्वर मेडल जीता। साथ ही साथ तीसरी रेस 110 मीटर हर्डल के अंदर भी प्रचंड फाइनल में पहुंच गए, लेकिन चोटिल हो गए थे, क्योंकि एक ही दिन के अंदर ये 3 इवेंट हो गए थे। तो 3 इवेंट होने की वजह से एक दिन में 3 इवेंट थे,
वैसे जब मैं बात करूं तो 16 जुलाई को 200 मीटर हर्डल 16 जुलाई को 200 मीटर हर्डल की रेस हुई थी और 22 जुलाई को 200 मीटर की रेस हुई थी। ठीक है, 16 जुलाई को तो किसकी रेस हुई थी, 200 मीटर हडल की, और 22 जुलाई को हुई थी 200 मीटर की। तो इन दोनों के अंदर उसने सिल्वर मेडल जीता। अब ये सिल्वर मेडल जैसे ही उसने जीता तो यहां से कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा क्रिएट होना शुरू हो गई, क्योंकि उस ओलंपिक के अंदर भारत तो भाग ले ही नहीं रहा था। अब एक जगह तो उसने नाम लिखाया ब्रिटिश, दूसरी जगह उसने नाम लिखाया इंडियन एफिलिएशन के अंदर। जैसे ही उसने मेडल जीता कुछ दिन पहले ही वो ब्रिटिश चैंपियन को हरा कर आया था। तो यह तहलका ब्रिटेन के लोगों के अंदर मच गया कि भारत की सेना के अंदर, ब्रिटिश सेना के अंदर जो अफसर है जिसने कुछ दिन पहले हमारे चैंपियन को हराया है, उसने यहाँ आकर 2 मेडल जीते हैं। लेकिन अंग्रेज चूंकि दिमागदार होते हैं, उन्हें पहले ही पता था कि भारत तो इस ओलंपिक में भाग ले ही नहीं रहा है। दूसरी बात, अंग्रेजों ने भारत के लिए एक ध्वज बना कर दिया था जिसके ऊपर आप तीसरी शुरुआत के वीडियो के अंदर तीसरे चौथे मिनट के अंदर देख सकते हैं, टॉप पर ब्रिटिश ध्वज था और नीचे भारत का औपनिवेशिक चिन्ह था। तो यह चिन्ह उन्होंने आईओसी के सामने पुटअप किया। जैसे ही नॉर्मन जी प्रचंड ने मेडल जीते, ब्रिटेन ने उसके ऊपर अपना अधिकार जमा दिया और इस अधिकार को तब के एक मशहूर अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने और ज्यादा पुख्ता कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक खबर लिखी जिसके अंदर प्रिचर्ड के बारे में लिखा कि इट्स ए इंग्लिशमैन और ऑफ द इंग्लिशमैन टीम, कि क्या यह इंग्लिशमैन है या इंग्लिशमैन टीम का है। तो उसके शब्द के साथ, उसके नाम के साथ क्या शब्द जोड़ दिया, इंग्लिश। बस ये होते के साथ ही विवाद शुरू हो गया। अब जब भारत तो वहाँ था ही नहीं अधिकार जमाने के लिए, लेकिन ब्रिटेन ने आईओसी से कहा कि भाई ये मेडल जो है आप हमें दे दीजिए। आईओसी ने इसका विरोध किया क्योंकि तब ब्रिटेन फ्रांस के अंदर थोड़ा सा 36 का आंकड़ा था। क्यूबर्टीन को ब्रिटेन के लोगों ने ओलंपिक आयोजन में शुरुआती दौर में मदद नहीं की थी। तो क्यूबर्टीन ने ये कहा कि नहीं, इन्होंने इस रेस के अंदर जो 100 मीटर की रेस है इसमें इन्होंने अपना एफिलिएशन भारतीय लिखाया है, हम आपको ये मेडल नहीं दे सकते। तो इतने में ही उन्होंने ब्रिटेन के अखबार में छपी एक खबर लाकर उनको दिखाई, लोकल जर्नल के अंदर, और उनको दिखाया कि देखिए जून 1900 जून 1900 के अंदर जो प्रचंड है यह ब्रिटिश एथलेटिक एमेच्योर एसोसिएशन की टूर्नामेंट के अंदर खेल चुका है और यह 4 इवेंट के अंदर वहां पर कॉम्पीट किया था। और वह 4 इवेंट जैसा कि मैंने आपको पहले बताए थे, उन 440 गज की दौड़, 440 गज की दौड़, 120 गज की दौड़ और 100 गज की दौड़, इसके अंदर यह तत्कालीन चैंपियन को हरा चुका है और इसी बिहाफ पर यह इस ओलंपिक में आया है। यह दावा आते ही आईओसी को थोड़ा सा मजबूर होना पड़ा, लेकिन आईओसी ने ब्रिटेन को ओलंपिक सरेंडर नहीं किए क्योंकि ओलंपिक तब व्यक्तिगत खिलाड़ी के पदक हुआ करते थे। अब आईओसी ने उस ओलंपिक के अंदर जब इंडिविजुअल कैटेगरी सब ओपन कर दी, देशों की बाध्यता खत्म कर दी, इवन कुछ देशों के लिए तो उन्होंने मिश्रित टीम की बाध्यता, मतलब मिश्रित टीमें खिला दी कि 4 देश के खिलाड़ी मिलकर एक टीम बना ले। तो उन्होंने उस मेडल को ब्रिटेन को शो नहीं किया और इसी वजह से ये विवाद आज तक चल रहा है। आईओसी कहता है कि ये मेडल प्रचंड के थे। आईओसी कहता है कि प्रचंड ने 100 मीटर के इवेंट के अंदर अपने आप को भारतीय एफिलिएशन दिखाया। ब्रिटेन ये कहता है कि वह जून 1900 के ब्रिटिश एमेच्योर एथलेटिक एसोसिएशन के टूर्नामेंट को कॉम्पीट कर जीत कर ओलंपिक्स में आया है। तो इस तरह से ये विवाद में चलता रहा। फिर भी आईओसी टिल टुडे आज तक सम्मान देता है कि प्रचंड उस ओलंपिक में भारत के लिए खेलने आया था और कई जगह आईओसी के अनऑफिशियल स्टेटमेंट्स में यह लिखा गया है कि पहला भारतीय या पहला एशियाई, क्योंकि तब तक ओलंपिक में एशियाई कॉन्टिनेंट भाग लेना ही शुरू नहीं हुए थे। एशिया अपने आप में गरीब महाद्वीप हुआ करता था, एशिया में अधिकतर देश गुलाम हुआ करते थे, तो कोई भी एशियाई नहीं था। तो कई जगह अनऑफिशियल स्टेटमेंट्स में ये आता है कि नॉर्मन जी प्रचंड पहले भारतीय और पहले एशियाई थे जिन्होंने किसी भी ओलंपिक के अंदर पदक जीता। लेकिन कंट्रोवर्सी अभी खत्म नहीं हुई, ब्रिटेन अधिकार जमा रहा है, आईओसी मान नहीं रहा है। इसी दौरान क्या होता है कि प्रचंड जो है वह भारत की ब्रिटिश सेना
में अपनी पूरी ड्यूटी करके ड्यूटी से जाकर और 1905 में इंग्लैंड के अंदर शिफ्ट हो जाता है। जैसे ही वो इंग्लैंड के अंदर शिफ्ट होता है उसका दावा और ज़्यादा पुख्ता कर दिया ब्रिटेन ने, क्योंकि अब वो बेसिकली वहीं आ गया था। लेकिन वह यहीं नहीं रुका, वह ब्रिटेन जो आया था वह किसी विशेष पर्पज के साथ आया था। कुछ दिन ब्रिटेन रुकने के बाद उसने ब्रिटेन से विदा ली और विदा लेकर वह चला गया हॉलीवुड के अंदर। हॉलीवुड के अंदर प्रचंड चूंकि सुंदर थे, कुछ पिक्स आपने देखी होंगी, कुछ फोटोज आपने देखी होंगी और मैंने डाली हैं बीच बीच में इस वीडियो के अंदर। तो वहाँ उसने एक साइलेंट मूवी, क्योंकि उस वक्त बोलती मूवी नहीं हुआ करती थी, सब साइलेंट मूवीज, बिना आवाज़ का तब तक इस तरह का इन्वेंट नहीं हुआ था कि आवाज़ रिकॉर्ड की जा सके। एक नॉर्मन ट्रेवर नाम की मूवी के अंदर काम किया। प्रचंड को पहला व्यक्ति होने का दर्जा प्राप्त है, पहला ओलंपियन, ऐसा व्यक्ति जो ओलंपिक की खेला हो, ओलंपिक में मेडल जीता हो और उसने किसी हॉलीवुड फिल्म के अंदर काम किया हो। फिल्म का नाम था नॉर्मन ट्रेवर। लेकिन विवाद अभी भी वही चल रहा है जिसके बारे में हमने चर्चा करी कि क्या ये ओलंपिक भारत के थे, क्या ये ओलंपिक ब्रिटेन के थे, या आईओसी आज तक इनको प्रचंड की व्यक्तिगत धन संपदा क्यों मान रही है, क्या हम इनको भारत के मेडल माने या ना माने। इसका पटाक्षेप जो है वो IAAF ने कर दिया। सन 2005 में IAAF ने, इंडियन एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ने, एक 2004 के ओलंपिक को सादृश्य रखते हुए, 2004 का ओलंपिक आप लोगों को पता है कहाँ हुआ था, एथेंस के अंदर हुआ था। एथेंस टू एथेंस, वहाँ उन्होंने एक जर्नल प्रकाशित किया और ऑफिशियल ट्रैक एंड फील्ड स्टैटिक्स फॉर 2004 समर ओलंपिक्स। और इस ओलंपिक जर्नल के अंदर स्वयं IAAF ने यह माना और उन्होंने रिकॉर्ड सेक्शन के अंदर यह बताया कि भारत ने आज तक जितने भी पदक जीते हैं वो इस ओलंपिक में यहाँ थे। रिकॉर्ड सेक्शन में उन्होंने स्पष्ट तौर पर नॉर्मन गिलबर्ट प्रचर्ड के मेडल्स को ब्रिटेन के लिए बताया और यह स्पष्ट किया है कि नॉर्मन जी प्रचर्ड उस वक्त ब्रिटेन के लिए खेला था, क्योंकि उस ओलंपिक के अंदर भारत का कोई भी अधिकृत दल नहीं गया था। भारत के अंदर भारतीय ओलंपिक समिति नहीं थी। जब भारत से कोई दल गया ही नहीं, भारत में कोई ओलंपिक कमेटी है ही नहीं, तो फिर प्रचर्ड के मेडल भारत के कैसे हुए। IAAF ने यह भी कहा कि प्रचंड के ये पदक व्यक्तिगत हैं, लेकिन देश के नाते यह ब्रिटेन के खाते में लिखा जाएगा, IAAF या इंडिया के खाते में नहीं लिखा जाएगा। तो आप लोग स्पष्ट कर लीजिएगा इस चीज को कि स्पष्ट तौर पर यह शो कर दिया है स्वयं भारतीय एथलेटिक्स एमेच्योर फेडरेशन ने कि ये मेडल व्यक्तिगत तौर पर प्रचर्ड के हैं और देश के तौर पर ब्रिटेन के हैं। ये दोनों मेडल आज तक भारत के टेबल टेली में काउंट नहीं होते। एग्जाम्स के अंदर कई बार प्रश्न आता है कि भारत के कुल पदक कितने थे, विद्यार्थी यह गलती कर देते हैं कि इतने पदक थे। मैं एक निवेदन और करूंगा, ऊपर बेल का आइकन में जो बटन आ रहा है उसे जरूर देखें, ये इन वीडियो से रिलेटेड वीडियोज हैं। तो यह गलती कर देते हैं। हमने आज आपको ये क्लियर कर दिया है कि प्रचंड के वो पदक उसके व्यक्तिगत थे, व्यक्तिगत प्रचंड ने जीते, लेकिन देश के रूप में किसके लिए, ब्रिटेन के रूप में। ब्रिटेन ने भी अपना दावा उसके ऊपर लगाया और ब्रिटेन ने जून 1900 के अंदर जो ब्रिटिश AAA चैंपियनशिप थी, एथलेटिक चैंपियनशिप, उसके अंदर प्रचंड खेला था, लंदन एथलेटिक क्लब का मेंबर बना था। वो सारे तथ्य IOC के सामने रखे। वर्तमान में यह विवाद क्लियर हो चुका है। हमें भी यह चीज स्पष्ट तौर पर समझ लेनी चाहिए कि जिस ओलंपिक में भारत की टीम ही नहीं गई, उस ओलंपिक में पदक भारत का कैसे हो सकता है। हाँ, अब यह प्रश्न आता है कि क्यूबर्टीन ने कुछ देशों के खिलाड़ियों को मिश्रित खेलने की अनुमति दी, तो देखिए वो उस ओलंपिक की मजबूरी थी। बहुत कम दर्शक, बहुत कम खिलाड़ी थे, इसलिए उन्होंने ओपन टू ऑल कैटेगरी किया। लेकिन अगर बात करें तो उन्होंने उन देशों के खिलाड़ियों के लिए किया था जो किसी भी देश से आए हों, लेकिन वहां एक उस देश की ओलंपिक समिति हो। अब प्रिचर्ड के बारे में यही कंफ्यूजन था। नौकरी तो भारत में कर रहा था, जन्म भारत में हुआ, लेकिन उसकी मूल आइडेंटिफिकेशन कहां से थी, ब्रिटिश। और ब्रिटिश होते हुए उन्होंने उसको ब्रिटिश समझकर खिला लिया और इस वजह से ये जो 2 मेडल जीते वह उसके खाते के अंदर चले गए, लेकिन ये मेडल भारत के खाते में नहीं है। जैसा कि आज से हमने एक नया तरीका शुरू किया है जो आपके बेनिफिट के लिए किया है। इस वीडियो के अंदर कुछ जगह पर जो प्रश्न या जो महत्वपूर्ण बिंदु आए हैं उससे रिलेटेड 5 प्रश्न हम लोग आज से डालना शुरू कर रहे हैं और
अगले वीडियो में सबसे पहले जब वीडियो शुरू होगा तो आप इन 5 प्रश्नों के उत्तर देख सकते हैं। वैसे मुझे जहाँ तक उम्मीद है, मुझे यह उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को बड़े ध्यान से देखा होगा और बड़े ध्यान से देखने के बाद आप लोगों को इन प्रश्नों का उत्तर यहीं मिल जाएगा। लेकिन यह प्रश्न एग्जाम व्यू पॉइंट से बड़े इंपॉर्टेंट है। 2-3 परीक्षाओं के अंदर ये प्रश्न आए हुए हैं। जब कभी और इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे तो वहाँ हम लोग और इंपॉर्टेंट प्रश्न डालेंगे। 5 प्रश्न। पहला प्रश्न, प्रिचर्ड ब्रिटिश सेना में किस पद पर थे? देखिए इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बता चुका हूं, आपको यह स्पष्ट कर लेना होगा क्योंकि ब्रिटिश सेना में वो अफसर थे, जिस पद पर थे वो आपको उल्लेख करना है। प्रिचर्ड ने 1900 ओलंपिक में कुल कितने इवेंट में भाग लिया था? यह भी आपको स्पष्ट कर देना है। प्रिचर्ड भारत में किस खेल से जुड़ा हुआ था? मैंने स्पष्ट तौर पर इसी वीडियो के अंदर बताया है आपको कि प्रिचर्ड भारत के अंदर जो है एक विशेष खेल से जुड़ा हुआ था, आपको स्पष्ट कर देना होगा। प्रिचर्ड ने दोनों इवेंट में कितना टाइम निकाला? दोनों इवेंट जिसमें उसने मेडल जीता था, जिन इवेंट्स में उसने मेडल जीता था उसका टाइम मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता चुका हूं, यह भी आपको याद होना चाहिए। और वह हॉलीवुड फिल्म जिसमें प्रिचर्ड ने काम किया था, उस हॉलीवुड फिल्म का नाम क्या था? यह 5 प्रश्न आप कर लीजिए, अदरवाइज मेरे अगले वीडियो में शुरुआती भाग के अंदर इनका उत्तर आएगा। एक विनती आपसे रहेगी, कमेंट बॉक्स में इनका उत्तर ना डालें, आपको विद्या की कसम है, क्योंकि सभी विद्यार्थी देखिए जब पूरा वीडियो देखते हैं तो हमारा कंसेप्ट बिल्कुल वाइडर हो जाता है और वो हमारे दिमाग पे छप जाता है। आप अगर कमेंट बॉक्स में इनका उत्तर डालेंगे तो दूसरे लोगों के लिए वीडियो देखना नामुमकिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा और इससे उन लोगों का नुकसान होगा। तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर ना डालें आप लोग। प्लस ये जो 3 चिन्ह आपको दिख रहे हैं, वो दादा इन 3 चिन्ह का पालन करना है, इन 3 चिन्ह को कर लीजिए, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। भारत माता की जय।